नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का खिलाफत एजिटेशन एंड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। बेसिकली इसमें हम लोग दो मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। पहला होगा आपका खिलाफत मूवमेंट, आप खिलाफत मूवमेंट बोलो या फिर खिलाफत एजिटेशन बोलो, दोनों का मतलब सेम है। और दूसरा हम लोग इसमें बात करेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से इसको आप लोग समझते चलिए क्या इसमें है। और इसमें आपको गांधी जी का भी रोल देखने को मिलेगा। मतलब गांधी जी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है हमारे इंडियन हिस्ट्री के लिए, इसलिए गांधी जी का लगभग नाम आपको हर जगह पे देखने को तो मिल ही जाएगा। इसमें पहला पॉइंट लिखा गया इन 1920 द ब्रिटिश इम्पोज्ड अ हार्श ट्रीटी ऑन द तुर्किश सुल्तान और खलीफा। हालांकि इसके पीछे ना जो रियल कहानी था, वो रियल कहानी हम आपको थोड़ा सा बताते हैं। आपके क्लास 8 के हिस्ट्री में ना बहुत कम लिखा गया है। क्लास 8 का जो आपका हिस्ट्री एनसीईआरटी का, इसमें बहुत ही कम लिखा गया है, लेकिन इसके पीछे का जो कहानी है वो थोड़ा सा आपको हम बताते हैं। ठीक है, देखो हुआ क्या था ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक हमारा ऑटमन एम्पायर था। ऑटमन एम्पायर का मतलब था कि बेसिकली आइस, मतलब ऑटमन नाम से मालूम चल रहा है, कौन जगह का नाम क्या है, ऑटमन। ठीक है, मतलब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ ना तो बहुत सारे कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था, उसमें हमारा एक ऑटमन एम्पायर भी था। और ऑटमन एम्पायर का जो राजा था वो एक मुस्लिम था। ठीक है, उसका नाम क्या था, खलीफा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा कहानी हम समझा रहे हैं। ठीक है, क्या है बहुत ध्यान से समझिए। बात हो रहा है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था, लड़ाई लड़ा था। उसमें से हमारा कौन था, ऑटमन एम्पायर भी था, और उसका राजा कौन था, खलीफा। ठीक है, और ये जो खलीफा था ना, ये बेसिकली एक मुस्लिम था। खलीफा कौन थे, एक मुस्लिम थे। और सारे मुस्लिम लोग, दुनिया के सारे मुस्लिम लोग इस खलीफा को अपना गुरु मानते थे। क्या मानते थे, गुरु मानते थे। लेकिन हुआ क्या कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑटमन एम्पायर हार गया। अब नियम के अनुसार ये था कि जो हारेगा उसका सारा संपत्ति कौन ले लेगा, जो जीत लिया है वो ले लेगा। तो बताओ, ऑटमन एम्पायर तो हार गया। एक तरीके से जो ऑटमन एम्पायर का जो राजा था वो कौन था, खलीफा। जो खलीफा कौन था बताओ, सारे मुस्लिम लोगों का गुरु था, सब लोग उसको अपना गुरु मानते थे। लेकिन वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार गया था। तो जिसने जीता वो क्या करता, ऑटमन एम्पायर को दो हिस्सों में बांट लेता, और बराबर हिस्से में वो लोग अपने आप में बांट लेता, यानी कि ऑटमन एम्पायर को अपने अपने बराबर हिस्सों में बांट लेता। तो बताओ, यहाँ पे जो सारे मुस्लिम लोग जिसको अपना लीडर मान रहे हैं, जो अपना गुरु मान रहे हैं, उसी का कंट्री का बंटवारा होने वाला है। तो क्या मुस्लिम लोगों को खराब लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा ना। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि 1920 द ब्रिटिश इम्पोज अ हार्श ट्रीटी ऑन द टर्किश सुल्तान और खलीफा। आप टर्की का सुल्तान बोलो या फिर आप उसको खलीफा बोलो, दोनों का मतलब यहाँ पे सेम है। और बेसिकली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जीता कौन था बताओ, ब्रिटिश जीत लिया था। ब्रिटिश वाला जो हमारे इंडिया पे रूल करते थे ना, ये बेसिकली थे कहाँ के, ब्रिटेन के थे। तो वो लोग जीत गए थे। तो वो लोग ऑटमन एम्पायर को अपने में बांट के बराबर हिस्सों में बांट लेना चाहते थे। तो कहने का सिंपल सा मतलब यहाँ पे ये है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑटमन एम्पायर भी लड़ रहा था, ब्रिटिश लोग भी लड़ रहे थे, कुछ और भी कंट्री थे वो लोग भी लड़ रहे थे, लेकिन इसमें ऑटमन एम्पायर का हार हो गया था। अब नियम के अनुसार ये था कि जो हारा है उसको अपना सारा संपत्ति खो देना पड़ेगा, यानी कि जो जीता है उसको लौटा देना पड़ेगा, या फिर नहीं लौटाओगे तो वो कब्जा कर लेगा। भाई हरा दिया आपको, आपके सारे आर्मी को मार दिया है, अपने आप वो हमला कर लेगा, सब लूट लेगा। तो जो मुस्लिम का जो बहुत बड़ा गुरु था मुस्लिम लोगों का, उसका नाम था खलीफा। अब उनका पावर धीरे धीरे जाने वाला है। तो बताओ, यदि किसी जो इंसान जिसको फॉलो करता है उसी का पावर जाने वाला है, तो क्या मुस्लिम लोगों को यहाँ पे गुस्सा नहीं आएगा, अंग्रेजों पे बिल्कुल गुस्सा आएगा। अब उसी के खिलाफ क्या हुआ देखो, ऑटमन एम्पायर उस समय पे बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। अब ये ऑटमन एम्पायर अलग अलग कंट्री में बट गया है। मतलब ऑटमन एम्पायर पहले बहुत बड़ा लैंड हुआ करता था, ठीक है, लेकिन अब ये ऑटमन एम्पायर अलग अलग कंट्री में बट गया है। उसमें आपका एक टर्की भी आता है, छोटा छोटा कंट्री है वो बट गया आपका। ठीक है, अब इंडियन मुस्लिम्स वांटेड दैट द खलीफा शुड बी अलाउड टू रिटेन कंट्रोल ओवर मुस्लिम सेक्रेड प्लेसेस इन द अर्स्टवाइल ऑटमन एम्पायर। लेकिन मुस्लिम, इंडिया के जो मुस्लिम थे वो ये चाहते थे कि जो हमारा जो गुरु है खलीफा, उनको अपने कंट्री में दोबारा रहने दिया जाए, उनके ऊपर किसी प्रकार का पाबंदी ना लगाया जाए, यानी कि उनके धन संपत्ति को ना छीना जाए। ये किनका मानना था, इंडियन मुस्लिम लोगों का ऐसा कहना था। यानी कि जिस प्रकार से उनका ऑटोमन एम्पायर पे पहले कंट्रोल था, उसी प्रकार का कंट्रोल इनका अभी भी उस पर रहने दिया जाए, इनके पावर को खत्म ना किया जाए, इनके राज्य को ना खत्म किया जाए। ये इंडिया के मुस्लिम लोगों का कहना था। ऑब्वियस सी बात है ना भाई, ये मानते तो अपना उसको गुरु,
तो क्या अपना गुरु का कभी ये भला भला क्या खराबी चाहेगा? कभी नहीं चाहेगा। वही बात इसमें कहा गया। आगे, द लीडर्स ऑफ द खिलाफत एजिटेशन वेयर मोहम्मद अली एंड शौकत अली। तो अब इंडिया में क्या हुआ, अपने खलीफा के पावर को बचाने के लिए, यानी कि अपने गुरु के पावर को बचाने के लिए क्या चालू किया गया? खिलाफत मूवमेंट चालू किया गया, या फिर आप उसको खिलाफत एजिटेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यदि कोई पूछे कि बताओ ये खिलाफत वर्ड कहाँ से आया, तो क्या बोलोगे आप? खलीफा से आया था। तो खलीफा के पावर को बचाने के लिए इंडिया में खिलाफत मूवमेंट चालू किया गया था, और उसमें बेसिकली बहुत सारे मुस्लिम लोगों को इकट्ठा करके अंग्रेजों के खिलाफ भारत में प्रोटेस्ट करना था, क्योंकि आखिरकार कंट्रोल भी इंडिया में किसका था? अंग्रेजों का ही था। तो उनको बताना चाहते थे मुस्लिम लोग कि हमारे जो गुरु हैं, जो खलीफा है, जो ऑटोमन एम्पायर में रह रहे हैं, उनके ऊपर इस प्रकार का पाबंदी ना लगाया जाए। ठीक है, आगे, इसीलिए हमारा यहाँ पे खिलाफत मूवमेंट बोलो या फिर खिलाफत एजिटेशन बोलो, दोनों सेम है, इसीलिए यहाँ पे वो चालू किया गया था। ठीक है, आगे, द लीडर्स ऑफ द खिलाफत एजिटेशन वेयर मोहम्मद अली एंड शौकत अली। तो जो खिलाफत एजिटेशन था, हमारा जो खिलाफत मूवमेंट था, उसका जो लीडर था वो था मोहम्मद अली और शौकत अली, और एक्चुअली ये दोनों भाई थे, ये दोनों भाई थे। इसको हम लोग अली ब्रदर के नाम से भी जानते हैं। अली ब्रदर क्यों बताओ? क्योंकि दोनों के नाम के पीछे क्या लगा हुआ है? अली लगा हुआ है, इसलिए हम लोग इसको अली ब्रदर बोलते हैं, या फिर कई बार सिंपली हम लोग अली ब्रदर, मतलब मोहम्मद अली और शौकत अली भी बोल देते हैं, लेकिन कई बार सिंपली हम लोग इसको अली ब्रदर के नाम से भी जानते हैं। गांधी जी ऑल्सो सपोर्टेड द खिलाफत एजिटेशन, और गांधी जी ने भी सपोर्ट किया भाई, क्योंकि गांधी जी तो हर धर्म के लोगों को मानते थे। तो गांधी जी को लगा कि जब इनके गुरु के ऊपर सवाल खड़ा हो गया है, तो हमको भी क्या देना चाहिए? साथ मुस्लिम लोगों का देना चाहिए। तो गांधी जी ने भी इनका साथ दिया पूरी तरीके से। आगे बढ़ते हैं। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गेन्ड मोमेंटम थ्रू 1921 एंड 1922। अब ये तो हमारा बात होगा खिलाफत मूवमेंट का। अब थोड़ा बात करते हैं हम लोग थोड़ा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। देखो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सिंपल सा ये कहता है, इसके वर्ड में एक वर्ड, मतलब इसके ना शब्द में ही इसका मतलब छुपा हुआ है। नॉन कॉपरेशन, इसका मतलब होता है कि कॉपरेट मत करो। कॉपरेट मत करो, इसका सिंपल सा सीधा सा मतलब ये हो गया कि अंग्रेजों का साथ मत दो, वो जो कह रहा है वो मत करो। तो अब गांधी जी क्या बोलने लगे सारे लोगों को गांधी जी ये बोलने लगे कि अंग्रेजों का साथ मत दो, वो अपने आप कमजोर हो जाएगा और अपने आप इंडिया को छोड़ के भाग जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोगों ने क्या नाम दिया? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नाम दे दिया। ठीक है, और ये कब बहुत स्पीड से बढ़ने लग गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? 1921 और 22 के बीच में बहुत अच्छा मोमेंटम इसको देखने को मिला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। मतलब इस समय पे बहुत सारे लोगों ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया था, और गांधी जी का साथ सभी लोग दे रहे थे। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स एंड कॉलेजेस। हजारों हजार बच्चों ने गवर्नमेंट के स्कूल को छोड़ दिया, यानी कि जो स्कूल अंग्रेजों के द्वारा चलाया जा रहा था उस स्कूल को हजारों बच्चों ने छोड़ दिया, क्योंकि गांधी जी का क्या कहना था कि अंग्रेजों का साथ देना छोड़ो। अंग्रेजों का स्कूल क्यों चल रहा था बताओ? क्योंकि हम लोग उसमें पढ़ रहे थे। यदि पढ़ना ही छोड़ देंगे तो क्या उसका स्कूल चलेगा? नहीं चलेगा। इसलिए हजारों बच्चों ने गांधी जी के कहने पर स्कूल को छोड़ दिया, कॉलेजों को भी छोड़ दिया। मैनी लॉयर्स सच एज मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, सी राजा गोपालचारी एंड असफ अली गेव अप देयर प्रैक्टिसेस। तो बहुत सारे लॉयर, जिसके कुछ लॉयर थे हमारे पास, जैसे मोतीलाल नेहरू हो गए, सी आर दास हो गए, सी गोपाल चारी हो गए, राजगोपालचारी एंड असफ अली, ये कुछ ऐसे लॉयर थे जिन्होंने कोर्ट से रिजाइन दे दिया, कहा कि अब हम लॉयर वाला काम नहीं करेंगे, गांधी जी के कहने पर। बेसिकली सब गांधी जी के कहने पे कह रहे थे। ठीक है, आगे, ब्रिटिश टाइटल्स वर सरेंडर्ड एंड लेजिस्लेचर्स बॉयकॉटेड। ब्रिटिश के टाइटल्स का मतलब यहाँ पे है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में जितने भी हमारे बड़े बड़े लोग बड़े बड़े पोस्ट पे थे, इंडियन खास करके, उन्होंने अपने पोस्ट से रिजाइन दे दिया। जैसे आपको पता है अंग्रेजों के समय में हमारे बहुत सारे लोग आर्मी में भी थे, कोर्ट में भी थे, स्कूलों में भी थे, हर प्रकार के लोगों ने अपने अपने जगह से रिजाइन दे दिया, कहा कि हम अंग्रेजों के साथ अब काम नहीं करेंगे। ठीक है, और लेजिस्लेचर हमारा क्या हो गया? बॉयकॉटेड हो गया। लेजिस्लेचर का सिंपल सा मतलब यहाँ पे यह है कि जो कानून अंग्रेज बनाते थे उन कानून को भी हम लोगों ने पूरी तरीके से बहिष्कार कर दिया, बोला कि नहीं, अब हम आपके कानून को भी नहीं मानेंगे। ठीक है, ये सब किसके कहने पे हो रहा था? गांधी जी के कहने पे हो रहा था। इसी को हम लोग कहते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, मतलब कि अंग्रेजों का साथ बिल्कुल भी मत दो, वो जो कह रहे हैं ना उसको करो ही मत, सिंपल। और जहां जहां पे आप साथ दे रहे हैं अंग्रेजों का, उसको छोड़ दो, स्कूल छोड़ दो, कॉलेज छोड़ दो, कोर्ट छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। ठीक है, आगे, फॉरेन क्लोथ्स वेयर बर्न्ड इन लार्ज नंबर्स। और जो विदेश के कपड़े थे, विदेश के कपड़े का मतलब यहाँ पे
फॉरेन क्लोथ का बात हो रहा है, जो अंग्रेज अपने देश से बना के लेके आते थे ब्रिटेन से और इंडिया में बेचते थे। तो गांधी जी ने कहा कि जो आप अंग्रेजों का कपड़ा खरीदते हो ना, उस कपड़े का भी बहिष्कार करो, उससे कपड़ों को मत खरीदो। ऑब्वियस सी बात है, यदि हम उससे कपड़ों को खरीदेंगे नहीं तो क्या अंग्रेजों का प्रॉफिट होगा? बिल्कुल नहीं होगा, और अंग्रेज अपने आप कमजोर पड़ जाएंगे। फिर ये गांधी जी का कहने का तरीका था। आगे, द इम्पोर्ट्स ऑफ फॉरेन क्लोथ फेल ड्रास्टिकली बिटवीन 1920 एंड 1922। अब हम लोगों ने अंग्रेजों के कपड़े को खरीदना बंद कर दिया था। अब जब हमने कपड़े खरीदना बंद कर दिए तो कपड़ा जो हमारे इंडिया में आता था वो बहुत ही नीचे गिर गया, क्योंकि भाई जब कोई खरीद ही नहीं रहा है तो कपड़ा यहाँ पे आएगा क्यों? क्या आएगा कभी बेचने के लिए? वो लोग नहीं आएंगे, इसीलिए हम लोगों ने कपड़ा खरीदना भी बंद कर दिया। तो इस टॉपिक में बेसिकली आपने दो मूवमेंट के बारे में देखा है, खिलाफत मूवमेंट और एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। क्या दोनों में कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है, चले बहुत अच्छी बात है। अगला टॉपिक हमारा है जो कि हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, वो होगा आपका पीपल्स इनिशिएटिव्स। ये हमारा अगला टॉपिक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में।